रखा, पर आने वाले समय में मुझे लगता है इतिहास अपने आप चुनेगा कि कौन सही में माटी का पुत्र है, कौन यहाँ पे रह कर रखा, पर आने वाले समय में मुझे लगता है इतिहास अपने आप चुनेगा कि कौन सही में माटी का पुत्र है, कौन यहाँ पे रह कर शिक्षा के लिए और बाहर जाके वो पढ़ाई करते हैं, वहीं पर रोजगार करते हैं, वहीं पर घर खरीदते हैं, वहीं पर शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद पूरी जिंदगी वहीं पर बिताते हैं और माँ बाप से मिलने आते हैं बुढ़ापे में जब उनकी तबीयत खराब होती है। तो आप इसको जोड़ दीजिए ना, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का इतना भव्य निर्माण हो रहा है, 6 लेन का कॉरिडोर बनाइए कि जो भी वहाँ पे दर्शन के लिए जाएगा माता सीता का आशीर्वाद देने आएगा, अपने आप टूरिज्म बढ़ेगा, अपने आप रेवेन्यू बढ़ेगा। मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही, कल समस्तीपुर में थे और आज बेगूसराय में। आप सारे मेरे अपनों ने जब मुझे धोखा दिया, मेरे अपनों ने जब मेरी पीठ पे खंजर भोंकने का काम, साथियों जैसा आप सब जानते हैं कुछ समय पूर्व मैंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी 5 जुलाई। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द सरकार गिर जाएगी क्योंकि जदयू के कई एमएलए मेरे संपर्क में हैं और सरकार गिरना तय है। बिहार में फिर से चुनाव होना है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश जी एलजेपी को हमेशा नीतीश कुमार के द्वारा विधायक एवं संसद सहित कई वरिष्ठ एलजेपी कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम किया है और बिहार की जनता समझ चुकी है। उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने की लालच में पार्टी एवं परिवार को तोड़ने का काम किया है। बताते चले कि चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान बेगूसराय पहुंचे थे। वहीं आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग पासवान के समर्थकों के द्वारा काफ़ी भव्य स्वागत किया गया। बेगूसराय से संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। हम लोग कल समस्तीपुर में थे और आज बेगूसराय में। आप सारे साथी या आप सबके सहयोगी कहीं ना कहीं आगे पीछे हम लोग के साथ इस यात्रा में शामिल रहे हैं, सम्मिलित रहे हैं। आप सबके पास भी वो वीडियो होंगे, तस्वीरें होंगी। एक चीज़ मैं पूरे जो भी तस्वीरें या वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, एक बात स्पष्ट है कि एक अपार जन समर्थन आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी और जिस आशीर्वाद की उम्मीद से मैं निकला था वो आशीर्वाद आज की तारीख में मुझे मिल रहा है। मैंने इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं मेरे अपनों ने जब मुझे धोखा दिया, मेरे अपनों ने जब मेरी पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया और वो सिर्फ मेरी पीठ पे नहीं, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी की पीठ पे इन्होंने खंजर भोंकने का काम किया। आज जो लोग कहते हैं कि वो अपने भैया के आदर्शों पे चल रहे हैं, दुख होता है मुझे कि ये वही व्यक्ति हैं जो कि उनके द्वारा लिए गए हर निर्णय पर उंगली उठाते हैं। भले वो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो, भले वो इन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की बात हो, तमाम ऐसे निर्णय हैं जो हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने रहते रहते ही ये सारे फैसले लेकर गए थे। पर उसके बावजूद जिस तरीके से ये लोग बार बार उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर उंगली उठाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुखता से लोक जनशक्ति पार्टी का कभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ होना है। हम लोग जब से पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक सिर्फ 2019 के लोकसभा के चुनाव अगर आप छोड़ दें, वो भी इसीलिए क्योंकि 2014 में हम लोग का गठबंधन पहले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हो चुका था। उसके बाद 15 के चुनाव में नीतीश जी साथ में नहीं थे, 14 के चुनाव में भी नहीं थे। रातों रात ये 19 वाले चुनाव में 2017 के आखिर में ये गठबंधन का हिस्सा बने। उस वक्त भी पापा सहज नहीं थे क्योंकि नीतीश जी की कार्यशैली से वो कभी संतुष्ट रहे ही नहीं। जिस व्यक्ति ने हमारी पार्टी को निरंतरता में तोड़ने का काम किया, आज पहली बार हमारी पार्टी थोड़ी तोड़ी गई है। 2005 में दोनों जो चुनाव हुए थे, फरवरी और नवंबर, सारे जीते हुए विधायक इन्होंने तोड़ने का काम किया, हमारे एमएलसीज को तोड़ने का काम किया, हमारे राज्यसभा सांसद को तोड़ने का काम किया और अब तो पार्टी के साथ साथ परिवार भी तोड़ने का काम किया। और यही कारण है कि पापा कभी भी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी कभी भी इनके साथ मिलकर काम करने में सहज नहीं थे। 17 में भी वो परेशान थे, असहज थे। उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी सबने मिलकर इस बात का आश्वासन दिया कि कोई ऐसी असहजता इस गठबंधन में आएगी नहीं।
पर पुनः हम लोगों ने वही देखा कि लोकसभा के चुनाव में हमारे हर एक सांसद को, जितने सांसद आज इन लोगों के साथ गए हैं, हर एक सांसद को जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने हराने का प्रयास किया। भले वो खगड़िया में हो, भले वो नवादा में हो, हाजीपुर में हो, जहाँ जहाँ पे भी, वैशाली में हो, समस्तीपुर में हो, निरंतरता में रोज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ये जानकारी, हमारे मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी को रोज ये जानकारी देते थे कि आपके लोग इस तरीके से गठबंधन विरोधी कार्य कर रहे हैं। और यही कारण भी रहा कि लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड और लोजपा में दूरियां आई, दुख मुझे इस बात का होता है कि जब हमारे नेता ही कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ काम करने में सहज नहीं थे, तो आज उनके निधन के बाद जिस तरीके से चाचा उनकी गोद में जाकर बैठ गए, भाई ये वही व्यक्ति हैं, चाचा जी को ये याद रखने की जरूरत है, जिनसे पापा निरंतरता में परेशान हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पापा की जयंती के दिन, आप जिनकी गोद में जाकर बैठे हैं चाचा जी, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पापा की जयंती के दिन एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ जहां सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम लोग कहीं पे जयंती समारोह कर रहे थे, कहीं पे प्रधानमंत्री ने इतना खूबसूरत ट्वीट किया, सब किया, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। क्या इस तरीके के सम्मान की आप कल्पना करते हैं जिनकी गोद में आप जाकर बैठे हैं, हमारे नेता के आदर्शों की बात यहाँ पर कर रहे हैं? ये तमाम बातें चाचा जी को समझने की जरूरत है। आज जब उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है तो उन्हें ये भी समझने की जरूरत है कि भैया अब तो आप भी उस डबल इंजन की सरकार में शामिल हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि भैया सुनिश्चित करें जो बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई एक व्यक्ति मुझे बिहारी यहाँ पर मिल जाए कि ये बोले कि भैया कोई भी कार्य हमारा बिना घूस के होता हो, कोई एक आदमी मिल जाए बोले कि हाँ भैया हमारा ये काम था, सरकारी था, हम गए टपाटप हो गया, या हम गए ऑनलाइन भरे हमारा काम हो गया। एक काम जो बिना घूस के होता हो, 7 निश्चय की इनकी एक योजना मुझे बता दें जो बिना घोटाले के, बिना भ्रष्टाचार के चल रही हो। और यही सारी बातें मैंने विधानसभा के चुनाव के दौरान भी यही सारी बातें उठाई थी, और इसी का बदला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुझसे ले रहे हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए। अगर एक बच्चा आपको परेशान कर सकता है तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की क्या बात होगी भाई। आपका जितना राजनीतिक अनुभव नहीं है उतनी तो मेरी उम्र होगी, और आज आपने सारी चीजों को एक तरफ कर आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या किया कि कैसे चिराग पासवान को कम किया जाए। इसके लिए आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी भैया। चिराग पासवान को नीचे दिखाना आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी। वो तमाम नेता जिन्होंने दिन रात मेहनत की मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, आज मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो सब मुंह ताकते रह गए। आरसीपी जी जाके अकेले शपथ लेकर आ गए। भाई कोटा था ना आपका, वो कोटा आपने किसको दिया? आपने दिया चिराग पासवान के परिवार को। क्यों? ताकि चिराग पासवान की हैसियत को कम किया जा सके। पर एक बात समझ लें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि यहीं से अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है। अब वो दिन दूर नहीं है जब पुनः बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, और ये बात 10 नवंबर 2020 को जब परिणाम आए थे उसके तुरंत बाद 11 नवंबर 2020 को ऐसी एक प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि 1.5-2 साल से ज्यादा सरकार चलेगी नहीं। और अब देखिएगा, अब यहाँ से इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। कई इनके जदयू के ही ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट चल रहे हैं और जो हम लोग के भी संपर्क में। बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड में टूट होगी, बल्कि तथाकथित जो एनडीए गठबंधन वहाँ पर चल रहा है उसमें भी टूट होगी। और उसके बाद जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि मध्यवर्ती चुनाव बहुत जल्दी बिहार में होंगे, और हम सब कहीं ना कहीं उसी की तैयारी में भी हम लोग लगे हुए हैं। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहाँ एक तरफ मेरा संकल्प है कि मेरे परिवार के लोगों ने जब मुझे अब धोखा दिया तो अब बिहार की जनता के अलावा मेरे पास कोई बचा नहीं है, तो एक तरफ जहाँ उनसे आशीर्वाद लेना मेरी प्राथमिकता है, वहीं दूसरी तरफ अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए बिना इस बात की चिंता किए हुए कि भैया अभी गठबंधन में कौन है नहीं है, कौन साथ है कौन विरोध में है, मैं किसके साथ हूँ नहीं हूँ, बिना इस बात की चिंता किए हुए, क्योंकि समय फिर से कम है। जल्द ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और इस यात्रा के माध्यम से संगठन को भी कैसे मजबूती दी जाए इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा आप लोग के कोई सवाल हो? पशुपति पारस को मंत्री बना दिया गया लोजपा कोटा से, अभी बना तो आप कोर्ट में जाएंगे? भाई अगर लोजपा कोटा, मैं बार बार मेरे लिए ये चिंता का विषय है। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी परसों इसी विषय में उनको मैंने पत्र लिखा है और उसमें ही मैंने इस बात का जिक्र किया कि अगर लोजपा का कोटा कहा जाएगा
लोजपा का कोटा मतलब मेरे पिताजी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है उस सीट पर आपने इनको जिम्मेदारी दी है। अगर लोजपा का कोटा कहा जाएगा तो वो कानूनी या तकनीकी तौर पर वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। तो जो लोग ऑलरेडी पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य आज की तारीख में लोकसभा में नहीं है। वो जनता दल यूके हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं या निर्दलीय हो सकते हैं। और ये पूरी तरीके से अधिकार क्षेत्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि वो किसको मंत्री बनाना चाहे नहीं बनाना चाहे। पर अगर कोटा कहा जाएगा, और इसके लिए हम लोगों ने कल ही एक पिटीशन हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोगों ने फाइल किया है, जिसमें हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी, उन्होंने जो फैसला दिया था नेता सदन, जिस तरीके से इनको चुना गया था पशुपति कुमार पारस जी को, उसके खिलाफ वहाँ पर भी रिव्यू पिटीशन अभी भी डला हुआ है अध्यक्ष जी के पास भी। अध्यक्ष जी से जब पिछली मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो इस पर दोबारा से विचार करेंगे। तो जब वहाँ पर भी विचार चल रहा है, पर ऐसे में अगर उन्हें लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के तौर पर कहा जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी के मंत्री के तौर पर कहा जाएगा, तो इसके खिलाफ ही हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी से आपका एक तरफा तैयार रहा है, बीजेपी के लोग आपको मंत्री नहीं बना के दूसरे लोगों को बना दिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई इस पर क्या कहना है मुझे, जब मेरे अपनों ने ही धोखा दे दिया। आपको लगता है आज की तारीख में मेरी हैसियत है कि मैं किसी दूसरे पे उंगली उठाऊं? क्या लगता है हनुमान ने राम को धोखा दिया? हनुमान ने राम को नहीं दिया, राम ने हनुमान को धोखा दिया। हनुमान ने तो अपनी भूमिका पूरी निभाई। राम ने हनुमान अब राम ने क्या किया या क्या करेंगे या क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। भाई सब भविष्य के घर में। मैंने तो बोला आज की तारीख में मेरी वो हैसियत ही नहीं है कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं या किसी से प्रश्न पूछूं। जब मेरे अपनों ने ही, मेरा भाई खुद, मेरे चाचा, जब उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया तो मैं कैसे पूछूं कि भाई आप मेरे साथ नहीं है या आपने मेरे साथ धोखा क्यों नहीं? वो ऐसे नहीं है। आप लगातार कह रहे हैं ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, विधायक जो है आप लगा धोखा दिए थे आपको। मटिहानी के हमारे विधायक राजकुमार थे वो, जी जी। जदयू में शामिल हो गए। देखिए जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अगर कुछ लोगों की होती हैं, आज की तारीख में अगर मेरे चाचा जी पार्टी छोड़कर और परिवार तोड़कर अलग हुए, अब तो स्पष्ट है, अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगा कि क्यों वो गए, क्योंकि गोल पोस्ट बहुत चेंज हुए थे। पहले कहा गया था कि ये पार्टी का गुट अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान सबकी सहमति से काम नहीं करते, चिराग पासवान एरोगेंट है, ये कहा गया था, इसलिए हम लोग अलग हो रहे हैं। उसके बाद कहा गया था कि नहीं भाई, कारण ये है कि इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला अकेले ले लिया, जबकि सारे सांसद हम लोग चाहते थे कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ें। ये दूसरी भूमिका बांधी गई। तीसरा गोल पोस्ट चेंज किया गया कि भाई पहले चिराग पासवान से पूछो कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया, जबकि मैंने नहीं, हमारे नेता उस वक्त आदरणीय रामविलास पासवान जी तत्कालीन लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने इनको हटाने का काम किया। तो बार बार इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया। पर आज ये बात स्पष्ट हो गई कि भैया आप वहाँ पर गए थे मंत्री बनने, और आपका मंत्री, और इनका तो एक बयान किया था कि भाई जब मैं मंत्री बन जाऊंगा तो मैं अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा। तो स्पष्ट है कि मंत्री बनने के अलावा आपकी और कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसी महत्वाकांक्षा के तहत हमारे मटिहानी के विधायक भी गए थे कि भैया क्या पता वहाँ पर हमें भी जाकर मंत्री बना दिया जाए। एक निर्दलीय विधायक को बना दिया, दूसरों को बना दिया, तो हो सकता है कि शायद हमको भी मंत्री बना दिया जाए। पर अब जब असंतोष वहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा तो तमाम इन लोगों की वापसी होगी। पर वही है कि जो भी छोड़ के जा रहे हैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, आज अगर कोई हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के साथ है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी में मौजूद आज के हमारे तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी। मेरा एक सवाल है, आप लगातार बोल रहे हैं कि ये सरकार एक तरफ आपको नेता भाई ये शहर में ही नहीं लगे पोस्टर, प्रदेश भर में लगे हुए हैं। आप कहीं पे भी चले जाएं, हाँ संख्या कम ज़्यादा होगी। कुछ लोगों के जो कुछ समर्थक हैं, जो मुठीभर लोग जो गए उनके साथ जो मुठीभर समर्थक हैं उन्होंने अपने पोस्टर लगाए हैं। पर आपका सही सवाल है, पोस्टर से जवाब नहीं मिलेगा। ये जवाब सही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पास से ही मिलेगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है ना ये चुनाव आयोग। आप चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाइए ना, आप वहाँ पर आप अपनी अर्जी देके, पिटीशन देकर, RTI के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप ये जानकारी निकलवा लीजिए कि भैया आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। डिसाइड तो वहीं से होगा ना, कोई एक अथॉरिटी हो कि चुनाव आयोग से अलावा के अलावा और कौन सी अथॉरिटी है, तो ये अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी ना। क्योंकि भाई मेरी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन मेरे नाम से उनके पास सबमिट है। 5 नवंबर 2020 को मेरा चुनाव हुआ, 9 नवंबर 2020 को इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई, वो उनके पास रजिस्टर्ड है। आज की तारीख में जो पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें जो खर्चे का ब्यौरा था
आज की तारीख में भी उसके नोटिसेज, उसके जवाब, उसकी कार्रवाई मुझसे ही होती है। मैं ही इसके सवालों के जवाब में देता हूँ चुनाव आयोग को। तो ये सवाल जब आप चुनाव आयोग से लेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि चिराग पासवान ही लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था। आपने खुद कहा मध्यावधि चुनाव होगी, ऐसे में आपकी पार्टी में आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी और क्या आप तेजस्वी से कर सकते हैं? देखिए, फिलहाल मध्यावधि चुनाव को लेकर हम लोग की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करना। मुझे खुशी है कि आज की तारीख में भी 95% लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य, भले वो हमारे जिला अध्यक्ष हों, भले वो हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य हों या हमारे नेशनल प्रेसिडेंट्स हों, हमारे स्टेट के या यूटी के प्रेसिडेंट्स हों, 35 में से 33 आज की तारीख में हमारे पास हैं। 75 की जो हमारी मिनिमम बॉडी होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें से 66 लोगों के एफिडेविट्स मेरे साथ हैं, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास था कि आज नहीं तो कल शायद कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनके एफिडेविट मेरे पास हैं। तो 95% पार्टी आज की तारीख में मेरे साथ है। और आने वाले क्रम में हम लोग संगठन को किस तरीके से मजबूत करें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, संजय पासवान जी जो प्रधान महासचिव हैं, संजय सिंह जी जिनको संगठन की जिम्मेदारी दी है, उल्लास पांडे जी जिनको कल ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनको मिली है, संजय रविदास जी हैं, उनको जिम्मेदारी मिली है सदस्यता अभियान की। यहाँ पर राम विनोद जी हैं, पूर्व हमारे विधायक हैं, यहाँ पर कैफी जी हैं जो पार्टी के पहले प्रधान महासचिव थे और राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो तमाम इंदिरा जी हैं जो पार्टी में मजबूती से जुड़ी हैं, अजय कुशवाहा जी हम लोग के साथ हैं, जितने भी पार्टी के सदस्य हैं, सुरेंद्र विवेक जी हैं जो चुनाव हम लोग का लड़े थे मजबूती से। तो जितने भी हम लोग के साथी हैं, मुझे खुशी है कि वो मजबूती से आज भी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो जन समर्थन हम लोग को मिल रहा है, मैं बार बार दोहराता हूँ कि मुझे टोकिएगा अगर मैं कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करूँ जब मैं बोलता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है या जन सैलाब आ रहा है। अगर मैं ज़्यादा भारी शब्दों का इस्तेमाल करूँ मुझे ज़रूर टोकिएगा, बट मेरी भी एक अपना अनुभव रहा है। बिहारी फर्स्ट यात्रा पर इससे पहले मैं निकला था, पिताजी के साथ बिहार बचाओ यात्रा पर मैं निकला था। पर तब से लेकर अभी तक जो मैंने अनुभव किया है, लोगों का जिस तरीके से रुझान हम लोग की तरफ, पार्टी की तरफ आए, ये मेरा विश्वास दिलाता है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी इलेक्टोरली भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते तो संख्या बल आका जाता है। मैं बोलूँगा 6% वोट है तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, पर 6% भी बड़ी बात होती है। जब हम लोग को 2 से 3% की पार्टी कहा जाता है, आज हम लोग 6% वोट तब पाए हैं जब 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव ही नहीं लड़ा। 100+ सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ जाते तो ये मत प्रतिशत 12 से 15% का होता, और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए। तो हम लोग का एजेंडा बस यही है कि इसको मजबूत करें। आपका प्रश्न का दूसरा हिस्सा कि आप तेजस्वी या किसी दूसरे से गठबंधन करेंगे, आज की तारीख में प्राथमिकता नहीं है। चुनाव के वक्त ही ये सारे निर्णय लिए जाते हैं कि आप किसके साथ गठबंधन में है नहीं है। तो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, जिस दिन चुनाव आयोग, जिस दिन यहाँ की सरकार गिर जाएगी, जो कि जल्द गिरेगी, उस दिन इस पर चर्चा होगी। अभ्यर्थियों की ओर से सवाल है, बीएसएससी मामला 7 साल से लटका हुआ है, 13,000+ बहाली था, शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, अनियमितता की बात हुई थी, उसमें अभ्यर्थी खुलेआम कह रहे थे। फिर दरोगा बहाली में भी अनियमितता की बात हुई थी, आपसे पट्टा में बातचीत हुई थी, उस पर आपने किया था, फिर दिल्ली आप गए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कब नजर आए? भाई, उनको घेरने की जरूरत ही नहीं है, उनको पूरे चुनाव में मैं उनको घेरता रहा हूँ। बट जो व्यक्ति कान में रुई डालकर बैठे हों, उनको आप घेर के क्या कर लेंगे? उनको बदलने की जरूरत है। मौजूदा जो मुख्यमंत्री ये बयान दे दे कि बिहार में रोजगार लग ही नहीं सकता, क्यों? वोटर बॉडीज के चक्कर में। जो मुख्यमंत्री साफ पल्ला झाड़ ले कि भैया हम बिहार में हम रोजगार नहीं दे सकते, जो मुख्यमंत्री अपने विकास की गाथा जो लिखते नहीं थकते, उनकी विकास की गाथा में एक अस्पताल जो मुख्यमंत्री ना बना पाए, जो उनकी आंख का कैटरेक्ट का इलाज बिहार में कर दे। एक कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए मुख्यमंत्री 1000 किलोमीटर की यात्रा कर जाते हैं दिल्ली चार्टर फ्लाइट से। तो आप सोचिए कि क्या वो मुख्यमंत्री ये भर्ती करवाएंगे? क्या वो मुख्यमंत्री इस तरीके की बातों पर ध्यान देंगे? मैं तो विधानसभा से पहले मैंने तमाम सारे विषय उनके समझ रखे थे। आज तक बता दीजिए कौन सा ऐसा विषय, और मुझे छोड़ दीजिए ना भैया, जनता सड़क पर उतरी हुई है और जनता ने कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की इनको पार्टी बनाया। तो ये मैंडेट इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नहीं था ना, ये बात तो स्पष्ट है। अब भले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हो, या अनुकंपा पर बने हो, या परिस्थिति पर बने, तो ये बात तो स्पष्ट है ना कि जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनने का मैंडेट नहीं दिया था। आधी से कम उनकी सीटें कर दी थी।
अब आज वो फिर मुख्यमंत्री को भैया ऐसे जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कम अपने पार्टी के कार्यालय में ज्यादा समय देते हैं, वो खुद ही एक चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। भाई हम लोग क्या बोलेंगे कि चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री खुद ही, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो खुद ही चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लव कुश समीकरण क्यों साध रहे हैं भैया? ये सारी चीजें आप चुनाव के वक्त करते हैं ना, समीकरण साधना, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, क्योंकि वो खुद आज नहीं तो कल वो अपना समर्थन खींचेंगे। और जिस तरीके से वो पलटी मारते रहे हैं इससे पहले भी, कभी महागठबंधन के साथ, कभी मोदी जी के साथ, फिर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के नाम पर अलग होना, फिर महागठबंधन में जाना, फिर लालू जी को धोखा देना, ये करते रहेंगे। और यही 2024 की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्यों नहीं करेंगे? मेरी 11 नवंबर वाली वो बाइट निकालिएगा, आर्काइव में होगी, मैंने उस दिन भी मैंने ये बात बोली थी। भाई अब इनका लक्ष्य बस यही है कि किस तरीके से विपक्ष के जाके नेता बन जाए, तो उसके लिए इनको किसी को भी धोखा देना पड़े। अपनी पार्टी के लोगों को धोखा दे रहे हैं भैया, अपनी पार्टी के लोगों को। ललन जी को क्यों धोखा दिया भैया बताइए? क्यों नहीं उनको आपने वहाँ पे मंत्री बनाया? या आपके पार्टी में और कोई ऐसा नहीं था जिनके आप वोट लेते हैं, जिस समीकरण को आप साधने का आप प्रयास करते हैं, उन लोगों में से आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता था जिनको आप ये केंद्र में जिम्मेदारी दें? आप लगातार कह रहे हैं कि बिहार में सरकार गिर जाएगी, तो क्या सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री की दिल की आवाज सुने वो भी यही बोल रहे हैं। ललन सिंह या सुशील मोदी निभाएंगे? तो इन दोनों का नाम ज्यादा चल रहा था मंत्री बनने में, नहीं बने। अब मैं क्या बोलूं, जो आप समझ रहे हैं वो सब समझ रहे हैं। हाल ही के दिनों में अपने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की थी, उसको बिहार के विकास से जोड़ा था और विपक्ष इस पर हमला बोल दिया। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, मैं जो आप हारने को कहेंगे मैं हारने को तैयार हूं। अगर आप मेरी बाइट आरक्षण पर, आर्थिक आधार पर अगर आप मेरी बाइट कहीं से भी लाकर दिखा दें, जिस उस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं उसमें कहीं पर एक शब्द मैंने अगर आरक्षण का इस्तेमाल किया हो, मैं सिर्फ जाति व्यवस्था की बात कर रहा था और मैं मुख्यमंत्री के ऊपर उसमें प्रहार कर रहा था कि कैसे मुख्यमंत्री को जाति विशेष, मुख्यमंत्री को जातिवादी सोच से उठने की जरूरत है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके पास जब मैं 2019 में जब हमारे बिहार प्रदेश में जो मंत्री होते थे चाचा जी, जब वो केंद्र में जब सांसद बन गए तो उनके पास जब मैं गया था ये प्रस्ताव लेकर कि भैया आप किसी को हमारे दल से मंत्री बना दीजिए, क्योंकि लोजपा का एक कोटा खाली है। और ये बात मैंने लिखित तौर पर भी मैंने बताई, वो पत्र भी सार्वजनिक है, सबके सामने है। तो उस वक्त मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि अरे क्या चिराग जी आप भी कहाँ ठाकुर ब्राह्मणों के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्योंकि उस वक्त विधायक के तौर पर राजू तिवारी जी थे, हमारी एक MLC थी, यही 2-3 हम लोग के साथी थे। तो उनको स्पष्ट था कि भैया ये लोग ठाकुर ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से मेरे पिताजी के राजनीतिक कद को समाप्त करने के लिए ही भैया दलित महादलित का बंटवारा किया गया ना, जहाँ सारी जातियों को एक तरफ कर आपने दूसरी तरफ दलित में इससे पासवानों को आपने रखा, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच सिर्फ जाति पर आधारित होती है। और यही बात मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री को जाति से उठकर सोचने की जरूरत है। और जहाँ तक रही बात भ्रम की कि अगर विपक्ष के, और मुझे नहीं पता कि विपक्ष में किसको इस बात की चिंता, मैंने सुना नहीं, बट बहरहाल उनको मेरे पार्लियामेंट का वो बयान भी सुनवाइएगा जहाँ पार्लियामेंट में खुद खड़े होकर मैंने इस बात को कहा था कि आरक्षण को 9वीं सूची में डालने की जरूरत है, 9th शेड्यूल में डालने की जरूरत है, ताकि आरक्षण को लेकर वंस एंड फॉर ऑल ये बहस ही खत्म हो जाए ना भैया। जो बार बार ये बहस आती है कि आरक्षण की समीक्षा होगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, ये सारी बातें आप एक ही बार आप उसको क्लियर कर दीजिए। तो आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी, मैं अपनी बातों को इस वक्त रख रहा था कि जात ना पात करे सबकी बात। मेरे लिए भैया गरीबी भी एक बहुत बड़ी जाति है जिसमें हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। आज की तारीख में आपको बिहार में आय व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की जरूरत है, रेवेन्यू जनरेशन करने की जरूरत है। आप टूरिज्म के माध्यम से करें, आप सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दें, आप MNCs को इन्वाइट करें, ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत है जिसमें मुख्यमंत्री हमारे काम नहीं करते। आपने झारखंड आपके टीम पर चुनाव देकर मंत्री पद हासिल किया, अब अगला कदम क्या है? कुछ नहीं, मैं तो जिस तरीके से अपने काम में लगा हुआ हूँ, देखिए मंत्री बनना तो मेरा वैसे भी कभी लक्ष्य था नहीं ना। और ये बात शायद आप लोग के लिए आज न्यूज़ के तौर पर आ रही होगी, बट आप लोग के लिए भी नहीं आ रही। आप सब तो महीनों से चला ही रहे हैं, तो ये तो हम लोग को पता ही था भैया महीनों से कि वो मंत्री बनने वाले हैं। और उन्होंने भाई उनका मंत्री बनना भी बहुत ज़रूरी था। अगर नहीं बनते, इतना बड़ा उन्होंने कदम उठा लिया, परिवार तक को उन्होंने तोड़ दिया इस चीज़ के लिए, तो मुख्यमंत्री नहीं बनते तो ये मलाल उनके दिल में रह जाता। तो मैं तो हमेशा दुआ ही करता था कि वो मुख्यमंत्री बने, कि वो मंत्री बने। और अब जब वो मंत्री बन चुके हैं तो मुझे लगता है अब वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो गए होंगे। पार्टी पे अब उनका बहुत ज़्यादा कहीं पे ध्यान होगा नहीं। और मेरा ध्यान तब से लेकर आज तक
से पार्टी को आगे बढ़ाने का है। मैंने इस यात्रा की घोषणा की है। इसके बाद पिताजी का जिस दिन निधन हुआ था 8 अक्टूबर को, उस दिन से ही मैंने घोषणा की है कि हम लोग एक पद यात्रा की हम लोग शुरुआत करेंगे और जब तक बिहार में चुनाव नहीं होते बिहार की जनता के बीच रहकर संगठन को मजबूत करते हैं। आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं, क्या बड़ी माँ से आप आशीर्वाद मिले? मैं बिल्कुल कल मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और कल मैं अपने गांव भी जाऊँगा, शहरबंदी भी मैं जाऊँगा और वहाँ पर जाकर उनसे भी बड़ी माँ से भी आशीर्वाद लूँगा और अपने परिवार के जितने सदस्य हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि हाँ, मेरा ये परिवार मेरे साथ है। जब एकदम अपने करीबियों ने आपको धोखा दिया, पर कई ऐसे और परिवार के लोग हैं मेरे जो आज की तारीख में मेरे परिवार के कुछ नाराज़ लोग भी थे, मेरी सिस्टर और जीजा जी। मुझे खुशी है कि वो सब भी आज की तारीख में इस कठिन घड़ी में मेरे साथ खड़े। चिराग जी, आप सभी लोग दिल्ली चले जाते हैं, विधायक हो, सांसद हो बिहार के, मुख्यमंत्री तो जाहिर है आँख दिखाने के लिए और जो भी चीज़ है, लालू जी भी आँख दिखाने ही गए थे। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आँख दिखाने ये दिखा नहीं पाए पर क्या लगता है चिराग जी, ये सवाल को सुन लिया जाए। मतलब सभी लोग दिल्ली चले जाते हैं, चाहे वो आप हो, तेजस, जो भी लोग, तो इस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं बाकियों के बारे में तो नहीं कह सकता। मैं अपनी बात ज़रूर बोलूँगा कि मैं आपके इस आरोप को कबूल करता हूँ कि पिछले साल एक ऐसा गया साल भर का समय जब मेरी मौजूदगी, देखिए आप सांसद हैं तो दिल्ली तो आपको जाना ही पड़ेगा, पार्लियामेंट होता है, कई तरीके के मंत्रालयों से आपको अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों के लिए आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मेरा पिछला कुछ समय थोड़ा ज़्यादा ज़रूर वहाँ पर बीत गया। उसका कारण मेरे पिताजी एक लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मैं आज ईमानदारी से बोलूँ, मैं अपने आप को उम्र भर कभी माफ़ नहीं करता। और मैंने एक पत्र भी उस वक्त, मैंने एक सार्वजनिक पत्र अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लिखा था और उस वक्त पापा की तबीयत ज़्यादा खराब थी पर वो जीवित थे और उस वक्त मैंने इस बात को लिखा था कि अगर आज मैं इस परिस्थिति में इनको छोड़कर मैं आया तो शायद कल को मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे कम से कम इस बात की संतुष्टि है कि पापा के उन आखिरी दिनों में, आखिरी घड़ियों में मैं उनके साथ रहा। उसके बाद आपने मेरा समर्पण पूरा बिहार के लिए देखा भाई। मतलब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस बात की कल्पना कर सकते हैं, पर बताइए, एक तरफ पिता की बॉडी भी अभी घर पर नहीं आई और मैं चुनाव की तैयारियों में लग गया था और वो एक महीना मुझे बताइए ईमानदारी से, 8 अक्टूबर को पापा का निधन हुआ था, 9 तारीख से मैं डिजिटल माध्यम से, क्योंकि 10 दिन तक ज़रूरी होता है कि जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो मैं 10 दिन ज़रूर रहा। पर उसके बाद 20-21 तारीख से आप मुझे बताइए, मैं एक दिन में कोई चुनाव में मैं कमज़ोर पड़ा या मैं घर पर रुका या मैं टूटा या मैं परिवार को मैं सांत्वना देने के लिए मैं रहा। हाँ, उसके बाद मेरी मम्मी के साथ रहना बहुत ज़रूरी था, मेरे परिवार के लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी था। भाई सबसे ज़्यादा उन लोगों ने खोया है। माई मदर वॉज मैरिड टू माई फादर फॉर द पास्ट 43 ईयर्स। तो मेरे लिए भाई मैं उनकी दुख, उनकी वेदना को मैं समझ ही नहीं सकता। पर मैंने पूरा एक महीना उनके साथ नहीं बिताया था फिर पापा के निधन के बाद, उनके साथ, अपनी सिस्टर के साथ। और उसके बाद जब मुझे वापस धन्यवाद यात्रा, ये यात्रा इससे पहले धन्यवाद यात्रा के नाम पर हम लोग मार्च में शुरू करने वाले थे, उस वक्त वापस से कोरोना हुआ और 6 हफ्ते मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं उसमें। बट बहरहाल ये मैंने अपना पक्ष मैंने रखा। पर आने वाले समय में मुझे लगता है इतिहास अपने आप चुनेगा कि कौन सही में माटी का पुत्र है, कौन यहाँ पे रहकर यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहा है, कौन सही में यहाँ पर संघर्ष कर रहा है। और मैं बार बार मैं दोहराता हूँ भैया, संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना है। मुझे कंफर्टेबल ही पॉलिटिक्स करनी होती है, दिल्ली में ही रहना होता तो मैं आज मंत्री होता दिल्ली में। मुझे बस इतना करना था कि 15 जो सीटें दे रहे थे मुझे उस पर हामी बननी थी, नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक होना था चाचा की तरह, अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा एक तरफ रखना था, 7 निश्चय की वाहवाही करनी थी और बोलना था कि यही मुख्यमंत्री हैं जिनके रहते हुए भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, जिनके रहते हुए अपराध नहीं हो सकता। ये सारी बातें करनी थी। 2 मंत्री मेरे बिहार में होते और मैं केंद्र में मंत्री होता और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। पर ये संघर्ष का रास्ता मैंने खुद ही चुना है और अब जब चुना है तो इसीलिए चुन पाया हूँ क्योंकि संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। बिहार में कुछ अंगूठे छाप नेताओं से निजात कब पाएगा यहाँ का जनता? हाँ, बिहार में कुछ अंगूठे छाप नेताओं से जनता को कब निजात मिलेगी? हम कैसे बताएं उसको? जनता जिसको नई सरकार आने के बाद गरीबों पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? युवाओं को आपसे उम्मीद है, इसका सब क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए मैं हूँ ही युवाओं के लिए। मेरी आज की तारीख में मैं बोलता हूँ इस बात को, मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि मैंने देखा है युवाओं को दूसरे प्रदेश में लाठियाँ खाते हुए। मुझे इस बात की चिंता होती है कि भाई सिर्फ बिहार का ही लड़का दूसरे प्रदेश क्यों जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप दिल्ली देख लीजिए, गुरुग्राम देख लीजिए, बम्बई देख लीजिए, बैंगलोर देख लीजिए, IT जॉब। मुझे फ्लाइट में जब ये लड़के लड़कियाँ करती हैं तो बोलते हैं कि भैया इतना तो हम वहाँ पे कमाते नहीं है जितना छठ, दिवाली, घर पे शादी, माँ बाप की तबीयत खराब, आने जाने में हम लोग खर्च कर लेते हैं।
और मेरे लिए आज की तारीख में कोटा में क्यों जाते हैं मेरे बच्चे पढ़ने, क्यों पटना में हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते। और ये मानकर चलिए आज जो हमारी ताकत है, हम लोग जो बोलते हैं कि भैया बिहार एक युवा प्रदेश है, वो दिन दूर नहीं है जब बिहार एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह जाएगा। मुझे एक सक्षम परिवार बिहार का बता दीजिए जिसके पास पहला मौका मिलता है तो वो अपने बेटे या बेटी को बिहार से बाहर भेजता है शिक्षा के लिए, और बाहर जाके वो पढ़ाई करते हैं, वहीं पर रोजगार करते हैं, वहीं पर घर खरीदते हैं, वहीं पर शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद पूरी जिंदगी वहीं पर बिताते हैं और माँ बाप से मिलने आते हैं बुढ़ापे में जब उनकी तबीयत खराब होती है तो गाँव आते हैं, वो भी अगर समय पर पहुँच पाए। तो जब सारे युवाओं का पलायन ही हो जाएगा यहाँ से तो उसके बाद यहाँ पे बचेगा क्या। और ये सारी व्यवस्था, तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग जो जातिगत समीकरण पे हमारे मुख्यमंत्री उलझे रहते हैं, दलित कहाँ दलित करो, पिछड़ा अति पिछड़ा करो, लव को समीकरण को साधो, इतनी मेहनत अगर वो हमारे यहाँ अस्पताल बनाने में, शैक्षिक संस्थान खोलने में, यहाँ पर क्या कहते हैं अच्छे IT सेक्टर्स खोलने में, MNCs को इन्वाइट करने में, टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए ना। हमारा प्रदेश इससे खूबसूरत और कौन सी धरती होगी जहाँ पे अनंत संभावनाएं हैं टूरिज्म को लेकर। आज जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के यहाँ, भाई कितनी ऐसी चीजें हैं जिसको आप राष्ट्रीय स्तर पर आप उसको विकसित कर सकते हैं। सीतामढ़ी में देख लीजिए, माता सीता की जो जन्मस्थली है, आप उसको जोड़ दीजिए ना। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का इतना भव्य निर्माण हो रहा है, 6 लेन का कॉरिडोर बनाइए कि जो भी वहाँ पे दर्शन के लिए जाएगा माता सीता का आशीर्वाद लेने आएगा। अपने आप टूरिज्म बढ़ेगा, अपने आप रेवेन्यू बढ़ेगा। पर इस दिशा में आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चर्चा की, मैंने सुना ही नहीं कभी। और यही शिकायत मुझे है और मेरे साथ साथ करोड़ों बिहार के युवाओं को भी। आप फिल्म एक्टर भी रहे हैं और सुशांत सिंह, अरे भैया